तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। चलिए शुरू करेंगे खबरों के सिलसिले को। मिशन 2019 के मद्देनजर दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने भी रामलीला मैदान पहुंचकर इस बैठक में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 सांसदों वाली पार्टी आज विशाल स्वरूप में है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा कि आज उनका मन ज़्यादा बोलने का है। उन्होंने कहा कि कभी 2 सांसदों वाली पार्टी की आज इतनी बड़ी बैठक हो रही, ये ऐतिहासिक है। पीएम ने इस दौरान अटल जी को भी याद करते हुए कहा कि ये पहली बैठक है जो उनके बिना हो रही है। वहीं इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण जैसे तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस की देन है। 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को इन तीनों नासूरों से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कुछ परिवारों ने देश पर लगातार शासन किया, जात पात का शासनकाल चलता रहा। जिस जात धर्म की सरकार बनी, विकास बस उन्हीं का हुआ। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन का आज आधिकारिक ऐलान हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों पार्टियां 38 सीट पर साथ चुनाव लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया। बाकी 2 सीटों का बंटवारा सहयोगी पार्टियों के बीच किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन स्थायी है। 2019 में ही नहीं, हम 2022 का आम विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। इसके बाद भी हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जनहित में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है क्योंकि बीजेपी के तानाशाही रवैये से जनता परेशान है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से ऊपर उठकर एक गठबंधन हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती पर अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मायावती का सम्मान उनका सम्मान है और उनका अपमान उनका अपमान। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और वो चाहते हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने। आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। भाजपा और भाजपा के नेता ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर
प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में आतंकी हमले के इनपुट के बाद यूपी एटीएस की टीम ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। जी हां, पूर्व में यूपी एटीएस द्वारा पकड़े गए आतंकियों से इस बात का खुलासा भी हुआ था कि बड़े धार्मिक आयोजनों पर उनकी हमले की योजना है। आतंकियों से कुंभ मेले पर हमले को लेकर मिले इनपुट के आधार पर ही राज्य सरकार ने कुंभ मेले की सुरक्षा की कमान अब यूपी एटीएस को सौंप दी है। एटीएस के ब्लैक कैट कमांडो दस्ते ने प्रयागराज कुंभ मेले में मॉक ड्रिल के साथ ही मोर्चा संभाल लिया है। आपको याद है कि प्रयागराज की धरती पर 15 जनवरी से शुरू हो रहा कुंभ मेला देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। इस मेले में देश और विदेश से 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आपको याद है कि 3200 हेक्टेयर और 20 सेक्टरों में बसाया जा रहा मेला क्षेत्र चारों दिशाओं से खुला रहेगा और ऐसे में मेले की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। इसी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अब कुंभ मेले की सुरक्षा की कमान यूपी एटीएस के हाथ में सौंप दी है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर महोत्सव का आज दूसरा दिन है और 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल राम नाईक ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने मंच से सभी को कुंभ मेले में आने का न्योता दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रयागराज में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला 15 तारीख से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे महाकुंभ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की कोशिशों से ही प्रयागराज को अपनी पुरानी पहचान वापस मिली है। हालांकि इस दौरान राज्यपाल ने राम मंदिर पर कुछ ही बोलने से इनकार कर दिया। आपको याद है कि 13 जनवरी तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान कई बड़े सितारे अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में 4 चांद लगाने का भी काम करेंगे। और एक तरफ बेटियां आसमान तक अपनी बुलंदियों को साबित कर रही हैं, तो वहीं आज भी बेटियों का जन्म अभिशाप ही माना जाता है। जी हाँ, 21वीं सदी में बेटियां बोझ हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ताज़ा वाकया इसका जीता जागता सबूत है। जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए घर से बाहर कर दिया क्योंकि उसने बेटे नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया था। जी हाँ, यूपी के महोबा में 2 बेटियों के पिता को इस बार बेटे के जन्म की आस थी, लेकिन जब घर में तीसरी बेटी जन्मी तो गुस्साए पति ने ठिठुरती ठंड में पत्नी को मासूम बच्चों के साथ पीटकर घर से बाहर कर दिया। पीड़िता ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई। वहीं पीड़िता के पिता अब अपनी बेटी को अपने साथ ले गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति से पहले उनका विवाद चल रहा था, वो अपना कहीं और रह रही थी, तो कल उसके पति ने आकर उनके साथ मारपीट करी है। शेखर नाम है उनके पति का। एप्लीकेशन दी थी जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो उसमें आरोप अभी तो स्पष्ट नहीं लगाए हैं उन्होंने कुछ, लेकिन सुनने में आया कि उनके पति ने ये कहा है कि उनको बच्चियां हैं तो बच्चियों की वजह से वो उनको प्रताड़ित करते हैं, जिस पर जांच चल रही है। खबर कानपुर से है, जहां 2 सगे भाइयों की मौत पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। वहीं पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। दोनों भाइयों की उम्र 8 और 6 साल बताई जा रही है। परिजनों की माने तो दोनों भाइयों की ट्यूबवेल में नहाने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन दोनों बच्चों को निजी डॉक्टर के पास लेकर गए। इस दौरान डॉक्टर ने दोनों बच्चों को दवाई देने के साथ ही इंजेक्शन भी लगाए। परिजनों को माना दवा के बावजूद बच्चों की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कल सुबह इनकी तबीयत बिगड़ी, घर में पलटियाँ वगैरह शुरू हुई। इनको नज़दीक के मान लो प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ले गया मैं। डॉक्टर के ले जाने के बाद में उन्होंने उसने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट उसके इंजेक्शन वगैरह सब मान लीजिए आप पुलिस और विभाग के पास फोरेंसिक टीम के पास पूरे हैं। टैक्सीम वगैरह इंजेक्शन दिए थे जो वो सब है की गई, तो ये पता चला कि एक छोटे बच्चे, उसमें जो छोटा भाई है उसका देहांत हो गया है, दूसरा जो है कानपुर के लिए रिफर था। गाँव में ऐसी सूचना मिली कि 9 तारीख को ये दोनों बच्चे एक ट्यूबवेल पे काफ़ी नहाए थे। उसके बाद 10 तारीख को जब इनकी तबीयत सवेरे ख़राब हुई तो पास के स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया था, उसने कुछ दवाइयाँ दी थी। उसके बाद जब स्थिति नहीं सुधरी, जब ये लोग जब CSC पे लेके पहुँचे तो उसमें से एक छोटे वाले बच्चे को मृत घोषित किया गया और दूसरे को तत्काल रिफ़र किया गया है।
खबर गोरखपुर से है, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते चंद्रशेखर को मौत के घाट उतारा गया। दरअसल महिला के चंद्रशेखर के सौतेले भाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आपको याद है कि 4 जनवरी को चंद्रशेखर की मौत हो गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी ने शराब पीने के चलते मौत की बात कही थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृतक की दम घुटने से मौत का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में एक ग्राम है सहसी, वहाँ की सूचना आई कि चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति की रात में मृत्यु हो गई। जानकारी पाने पे हमारे हल्के के इंचार्ज, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सभी पुलिस वाले वहाँ मौके पे पहुँचे और मृतक के बेटे की सूचना लेकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पे वाइफ मौजूद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये आया कि उसके गले की हड्डी टूटी हुई है और उसमें एस्फिक्सिया बताया गया, यानी दम घुटने से मृत्यु। और हरिश्चंद्र दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और विवेचना में 302 में तरमीम करके आगे विवेचना स्वयं इंस्पेक्टर साहब द्वारा की जा रही है। इसके लिए मेरी पुलिस टीम बहुत बधाई की बात। खबर मेरठ से है, जहां किठौर पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने खादर के जंगलों में बदमाशों की घेराबंदी की थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक इनामी बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश पर विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। वहीं इसका दूसरा साथी जंगल में भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। आज एक किठौर थाना क्षेत्र में एक बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये दोपहर में हुई है मुठभेड़। इसमें आफ्ताब नाम का एक बदमाश, जिसपे 15,000 का इनाम था, काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। एक गैंगस्टर है जिसपे डकैती सहित तमाम गंभीर अपराध दर्ज है। ये घायल हुआ है मुठभेड़ में, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका एक और साथी था जो वो भी गैंगस्टर है, हमजा, जो भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और जो बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, जिससे वो दोनों किसी घटना के फिराक में जा रहे थे। तमंचा मिला हुआ है। ये बड़ी कामयाबी जो आपको गिरफ्तारी के लिए किठौर पुलिस बहुत दिन से लगी थी, आज ये बड़ी कामयाबी किठौर पुलिस। बलिया से खबर है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 4 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। लेकिन आरोपी सरेंडर करने के बजाय फरार हो गया था, जिसे पकड़ने में शुक्रवार को पुलिस ने कामयाबी हासिल की। दुगौली ग्राम का रहने वाला हरकेश यादव, शनाब गणेश यादव है। इनके द्वारा वर्ष 2003 में एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के सिलसिले में विचारण के पश्चात इन्हें दंडित किया गया था। बहुत दिनों से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे और दंड नहीं भोग रहे थे। इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। 25,000 का इनके ऊपर इनाम था और इन्हें गिरफ्तार किया गया। थाना एसएचओ भीमपुरा और उनकी टीम के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन पर 25,000 रुपए का इनाम था। आज इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कब से फरार चल रहे थे? ये कितने दिनों से चल रहे थे? ये 20/7/16 को इनकी एक याचिका थी, वो खारिज हो चुकी थी और 1/11/28 1/11/18 को इनके विरुद्ध 82 और 83 की कार्यवाही भी हो चुकी थी और तभी से इन्हें फरार घोषित थी। इनकी उच्चतम। और खबर है गाजियाबाद से, जहां थाना विजयनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 8 दर्जन वाहनों को बरामद किया है। साथ ही लूट के मोबाइल और अवैध हथियार भी आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। वहीं अब पुलिस चोरों का इतिहास भी खंगालने में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस को लंबे वक्त से वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था और इस दौरान पुलिस को एक कामयाबी मिली है। ये थाना विजयनगर में 2 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनके पास से कुल 6 वाहन जो कि इन्होंने अलग अलग जगहों से चोरी की थी वो बरामद हुए हैं। साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जो कि अलग अलग घटनाओं से कनेक्टेड है। इनके पास से कुछ अवैध असला भी मिला है। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये वाहन एक जगह से चोरी करते थे और उसको फिर लेके घूमते थे, अय्याशी करते थे और उसके बाद दूसरे जगह किसी एक जगह अपने सुरक्षित जगह पे ले जाके छोड़ देते थे। ऐसे करते करते इन्होंने 6 वाहन अभी तक चोरी किए थे। कुछ पूर्व की भी घटनाएं इन्होंने बताई हैं, जिसको कि हम
खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां आपराधिक गिरोह के एक शख्स ने सीनियर इंस्पेक्टर के सामने पुलिस का ही राजफाश कर दिया। चोर ने एसपी सिटी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन से कहा कि नगर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी को ही छोड़ दिया है, जो चुराए गए माल को खुद सप्लाई करता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चोर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ऑफिस में मीडिया की मौजूदगी में एसपी सिटी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के सामने दोनों को पेश किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्हें पकड़ने वाले सिपाही अपनी पीठ थपथपा दी। इससे पहले दोनों में से एक चोर ने पुलिस की पोल खोल दी। इसके बाद सख्ते में आए एसपी सिटी ने रिपोर्ट तलब की है। की पुलिस टीम ने एक अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें कि एक चोरी का एक गैंग जो है पकड़ा गया है। 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं, 3-4 लोग अभी और इसमें पकड़े जाने हैं। और इधर बीच शहर एरिया में काफ़ी सारी चोरियां, जो बंद घर का ताला तोड़ करके जो चोरियां की जाती हैं दिन में चाहे रात में, इन्होंने चोरी को जो अंजाम दिया है उस घटना का काफ़ी सारी घटनाओं का खुलासा हुआ है और अच्छी खासी बरामदगी हुई है, अंजाम दिया है। तो अभी डिटेल में और पूछताछ की जाएगी और इसमें और जैसे जैसे जो अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार होंगे तो और खुलासा होगा। खबर हापुड़ से है, जहां 4 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में सिंबावली सीएचसी में एम्बुलेंस के हालात दिखाए गए हैं। इन एम्बुलेंस में किसी में ऑक्सीजन नहीं तो किसी में स्टेपनी मौजूद नहीं है। एक एम्बुलेंस के तो पीछे के दरवाजे हैं वो खुले ही रहते हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ जाए और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो एम्बुलेंस चालक उसको ऑक्सीजन कहाँ से देगा। वहीं जब इस बाबत चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने वीडियो को सही बताते हुए अधिकारियों तक रिपोर्ट भेजने की बात कही है। मेडिकल ऑफिसर का माने तो जल्द ही लोगों को इस दिक्कत से निजात मिल जाएगी। ये एम्बुलेंस चल रही है ये प्रकरण कल मेरे संज्ञान में था और इसी के आधार पर मैंने अपने इंचार्ज से वहाँ के इसकी जांच कराई थी। तो ज़्यादातर गाड़ियों के टायर वास्तव में घिसे हुए थे। एक गाड़ी का दरवाज़ा पीछे का ठीक से बंद नहीं होता था, कहीं भी खुलने का डर था, और एक गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। तो ये सूचना मैंने इनकी उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया कल ही कार्यवाही। और यहाँ रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बने तेलखंड न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। 21वीं सदी में बातें शायद बेमानी लगी, लेकिन यूपी के वाराणसी में प्राचीन शिव मंदिर में एक नाग को ग्रामीण देवता मानकर पूज रहे हैं। ग्रामीणों के माने तो कई साल पहले जमीन से शिवलिंग निकला था, जिसके बाद यहां गांव वालों ने मंदिर की स्थापना कर दी। वहीं रेल ट्रैक बनाने के लिए जमीन अधिकृत होने के बाद यहां नाग ने डेरा जमा रखा है। अब इसे आस्था कहें अंधविश्वास की ग्रामीणों के साथ साथ रेलवे के प्रोजेक्ट मैनेजर ने रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए मंदिर तोड़ने का काम रोक दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर की माने तो जब नई जगह मंदिर को शिफ्ट कर दिया जाएगा उसके बाद ही वो इसे तोड़कर नया काम शुरू करेंगे। उनकी माने तो मंदिर का चबूतरा तोड़ते समय नाग देवता जख्मी हो गए और शिवलिंग पर भी इसका निशान दिखाई दिया। पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि ये मंदिर हम लोगों का बाप दादा ने बनवाया है और जब से मंदिर बना है हम लोग बहुत खुश हैं। जब मंदिर आ गया रेलवे में तो हम लोगों का मांग हुआ कि जब ले मंदिर हम लोग का निर्माण नहीं हो सकता है तब तक हम लोगों का मंदिर नहीं टूटना चाहिए। इसलिए आप लोग का पूरा मांग नहीं हो जाएगा, जब मंदिर से आप लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम मंदिर पर टच नहीं करेंगे। प्रत्यक्षम किं प्रमाणम, साक्षात हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, बाबा आए हुए देख रहे हैं हम। इसमें कोई किसी के और प्रमाण की जरूरत ही नहीं है और बिना इसके तो विश्व चलेगा ही नहीं, क्योंकि चोट तो लगी है बाबा को और शिवलिंग के पास में क्या है नहीं है ये मैं पूरी अच्छी तरह से नहीं देखा। खबर गाजियाबाद से है, जहां ठंड बढ़ते ही स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी। अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद विभाग भी अलर्ट हो गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 10 मरीजों के स्वाइन फ्लू टेस्ट कराए गए थे, जिसमें से 4 की रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, जबकि 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। वहीं बाकी 4 मरीजों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 10 बेड MSG अस्पताल में, 10 बेड जिला संयुक्त अस्पताल में और 5-5 बेड की सुविधा स्वास्थ्य केंद्रों में कराई गई है, ताकि स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। गाजियाबाद NCR का एक बहुत प्रमुख शहर है और हमारे यहाँ दिल्ली से सर्विस करने आना जाना बना रहता है। हमारे यहाँ 2 केस अभी तक पॉजिटिव हमारे यहाँ आए हैं जो NCDC प्रूव्ड है।
उसमें एक महिला है 23 साल की जो इंटर्न है, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, रहती गाजियाबाद है, लेकिन वो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनको सिम्टम्स थे। दूसरा, मास्क पहने, अगर किसी और इस तरह की कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो हमारे किसी भी सरकारी अस्पताल में आए, हम उनको जो है ना प्रिवेंटिव, अगर संदिग्ध को भी हम प्रिवेंशन में ये टेमीफ्लू हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वो देते हैं, और अगर उनके कंफर्म हो जाता है तो उनके साथ के। और खबर रामपुर से है, जहां के पिपलेड़ा में सुबह 4 बजे एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। एनआईए की टीम अपने साथ एक मौलाना और 17 वर्षीय शहजाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। सूत्रों की माने तो शहजाद के पास एक मौलाना आकर रहने लगा था। वो मौलाना शहजाद को एक पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज देकर गया था, जिसकी निशानदेही पर एनआईए की टीम ने शहजाद के घर से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शहजाद गाँव के मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता था और एनआईए की टीम पहले तो शहजाद को थाना धौलाना लेकर आई। घंटों की पूछताछ के बाद टीम शहजाद को दिल्ली ले गई। आपको बता दें कि 26 दिसंबर की AITS के साथ स्थानीय पुलिस ने, आपको बता दें कि अमरोहा के मौलाना और हापुड़ के बैठ गांव निवासी मौलाना शाकिब को हिरासत में लिया था। तो कब आई थी? सुबह किस टाइम बता रहे हैं? 4 बजे। अच्छा, तो किसको उठाया है इन्होंने? शहजाद को। तो शहजाद कौन है आपका? ये ताऊ के लड़के का लड़का। अच्छा, तो क्या क्या कार्रवाई की है टीम ने जो आपके यहाँ पहुंची है? कार्रवाई क्या की है? पकड़ के लिए। अच्छा, क्या शहजाद के अलावा किसी अन्य को भी उठाया गया है गाँव से? नहीं जी, और किसी ने। तो NIA के अधिकारियों ने आपसे क्या बताया है? अब आपको क्यों उठाया है, कहाँ लेके जा रहे हैं? लोग जी दिल्ली ले जा रहे हैं और लोग पूछताछ करके। खबर अयोध्या से है, जहां उदय चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार युवकों के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ये दोनों मृतक राघव विहार कॉलोनी रानोपाली के रहने वाले थे। मृतक का नाम आशीष सिंह पुत्र अनिल सिंह रुदौली में अध्यापक पद पर कार्यरत थे और दूसरे मृतक रविंद्र श्रीवास्तव अयोध्या राघव विहार कॉलोनी रानोपाली के रहने वाले थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया और वहीं मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वहां पर तैनात होमगार्ड पैसे लेकर ट्रक को नो एंट्री खत्म होने के बावजूद भी ट्रकों को अंदर प्रवेश कराया जाता है। और एक बार फिर सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई है। 7:30-8 के लगभग में हमारे जो मित्र श्री आशीष बिसेन सिंह ड्यूटी के लिए जा रहे थे, उनके साथ एक और लोग थे श्रीवास्तव जी, उनका रविंद्र श्रीवास्तव, उनका रानोपाली चौराहे पर, उदया चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है, जो कि दोनों लोग अब नहीं रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। चौराहे पे ना कोई व्यवस्था होती, ना कोई होमगार्ड रहता है, ड्यूटी भाग लाते हैं। आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों का वहाँ से नो एंट्री जोन होने के बावजूद भी पार कराते रहते हैं। अनुरोध है पुलिस विभाग से कि यहाँ इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसके लिए जो भी तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlkandia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।